नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमंच में। मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी। वर्षों से देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बनता रहा राजपथ ने 21 जून रविवार को पहली बार 35,985 लोगों को एक साथ योग अभ्यास कर इतिहास रचते देखा। राजपथ पर हुए इस कार्यक्रम में 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के एक जगह पर योगा अभ्यास करने का और दूसरा विश्व के 84 देशों के प्रतिभागियों का इसमें भाग लेने का। यही नहीं, 35 मिनट के योग कार्यक्रम के दौरान लोगों ने 21 आसन किए। वहीं राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग करने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन योग के दौरान वे स्वयं को रोक नहीं पाए और बच्चों के बीच जाकर आसन करने लगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरब से पश्चिम तक सूरज की पहली किरण जहां जहां पड़ेगी, वहां 24 घंटे के बाद जहां जहां वो किरण समाप्त होगी, ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां योग ना हो रहा हो। इसके साथ ही हमारे देश के जवान भी पीछे नहीं रहे। समुद्र तल से 18,800 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर भी सैनिकों ने योग किया। दुनिया के 192 देशों के 251 शहरों में योग का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ न्यूयॉर्क में योगासन किया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने योग दिवस मनाया तो ताइवान और ऑस्ट्रेलिया में सूर्य नमस्कार किया गया। टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक करोड़ों लोगों ने योग दिवस को धूमधाम से मनाया। स्वास्थ्य के लिए योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे परिवर्तन करते हुए योग को और आधुनिक बनाने की जरूरत है, अधिक वैज्ञानिक बनाना होगा। तो आज लोकमंच में बात होगी योग के प्रसार की। योग को हम कैसे आचरण और आदत में ला सकते हैं। और इस अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास 3 मेहमान। आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी। मेरे साथ हैं अनिल जेनेरीवाला, जो कि संयुक्त सचिव हैं आयुष मंत्रालय से। बहुत महत्वपूर्ण होगी इनकी भूमिका। साथ हैं हेमंत कुमार बिश्नोई, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीडिया ने अब तक योग को किस तरीके से लिया है, जरूर चर्चा करेंगे। और साथ ही हैं डॉक्टर दीपक सचदेवा, जो कि योग चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। जानेंगे काफी बारीकी से और काफी महीनता से कि योग बहुत कुछ समझाता है, क्या जरूरत है, कौन कौन से अहम बिंदुओं पर बात करने की जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे ये जानने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन के 2 दिवसीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। Yoga is therefore a vision for a harmonious future for humanity. It is an avastha, that is a state of mind, as a distinct from a vyavastha. I am grateful to the international community for the support. I acknowledge with all humility that this support is not just for India. This support is for the great tradition of yoga, the tradition that helps individuals and societies to discover a sense of oneness with the self, with each other and nature. मन को जितना बड़ा करते चले जाओगे, सुख बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा और अंततोगत्वा तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इस मन को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? तो यह योग करेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हुए कि ये एक अवस्था है, व्यवस्था नहीं। और वहीं राजनाथ जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी हमारे, कि मन को नियंत्रित करता है योग। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सब इससे अवगत हैं कि योग की एक बहुत बड़ी एक भूमिका है आपके शरीर को संचालित करने में, जैसा आप चाहते हैं वैसा करने में, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। कई बार हम कहते हैं मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, मैं आपको ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता था, बट ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आप शायद नहीं एक दूसरे से पूछने में नहीं पाते हैं, शायद योग उसका एक जवाब है।
हमारे साथ पैनल है बहुत ही उम्दा और आप सभी को भी मौका मिलेगा। हम 15 मिनट अभी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शक जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको ज़रूर बताना चाहेंगे कि ब्रेक के बाद आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको वक्त देंगे। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार बिश्नोई, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, 21 जून की उस पहली भोर के बाद 192 देशों में 251 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही तल्लीनता से और बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। हमने एक ऐसा स्थान चुना, जब कभी भी भारत को कुछ दुनिया को करके दिखाना होता है तो राजपथ से बढ़कर कोई मुकम्मल जगह हो ही नहीं सकती। वहाँ पर 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हमने, 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं हमने, उसमें सफलता पाई। आपको ऐसा लगता है कि हम वैसे भी मीडिया के तौर पर आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है कि इससे पहले अगर इस तरीके की कोई पहल की जाती तो शायद माहौल और आज योग को लेकर बेहतर होता? निश्चित तौर पर जो भी क्रिया या प्रक्रिया चलती है उसमें जिस समय मीडिया उसमें आ जाता है तो उसमें बहुत गुना उसका इम्पैक्ट हो जाता है, बहुत गुना उसका असर होने लगता है समाज के ऊपर। अब टीवी पर दूरदर्शन ने, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने भी दूरदर्शन पर योग के आसन सिखाए थे, लेकिन वो एक सीमित लोगों तक रहा। बाद में जिस समय रामदेव जी ने शुरू किया, वो बहुत लंबे समय तक चले थे, वो रोज एक समय का था होता था। रामदेव जी ने जब शुरू किया तो उन्होंने एक उसमें चेंज किया कि उसमें उन्होंने योग से लाभ क्या होते हैं स्वयं नहीं बताए, जो लोग बीमार थे उनसे कहलवाया कि उन्हें योग से क्या लाभ हुआ, और उससे समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। समाज ने देखना शुरू किया और उसके बाद एक टीवी चैनल के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, सब लोगों ने सुबह के समय योग का प्रसार में अपना अपना हाथ बटाना शुरू किया। उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके साथ शामिल हुए और इस 21 जून के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण वो सारा जो मामला था वो एक और ऊंचाई पर पहुंचा और सारे विश्व के देशों तक जो हमारा योग का संदेश था वो इस तरह पहुंचा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब वो चीज़ें शुरुआत में होने लगी, ठीक है, अब ऐसा भी चलन है कि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठकर प्रवचन सुनना चाहते हैं, अपनी सुबह पहले प्रवचन से करना चाहते हैं, उसके बाद टीवी में दूसरा स्विच करेंगे कि न्यूज़ देख लें या कुछ और देख लें। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आयुष मंत्रालय से कहीं ना कहीं सवाल स्वतः ही आपकी तरफ जा रहे हैं। इस पहल के बाद, प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद और उसके बाद उस पहल की जो छटा बिखरी पूरी दुनिया में, उसके बाद लगता है जिम्मेदारियां और जवाबदेही भारत से ज्यादा हो गई है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो जिस तरह का पूरे विश्व में एक फेस्टिव माहौल बना और जो इसका एक आपने देखा कि दुनिया के हर कोने कोने में और हर एज ग्रुप ने इसमें पूरे जोश से इसमें हिस्सा लिया। और एक ये हम हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारी सांस्कृतिक जो संपन्नता का प्रतीक है योग, उसको पूरे विश्व ने उसको एक अपना माना और उसको फॉर्मली अपना माना। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जैसा 177 देशों ने इसको को स्पॉन्सर किया और महज 100 दिनों में ही इसे पारित कर दिया और गया। इसको 75 दिनों में एक रिकॉर्ड 75 दिनों में इसको पारित किया गया। 11 दिसंबर को यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है। और उसके बाद से ही आयुष मंत्रालय, जिसको की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारी जितनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें योग नेचुरोपैथी भी शामिल है कि उनका कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। उसमें हमारे आयुर्वेद भी शामिल है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। आयुष मंत्री जी ने स्वयं बोला है राजपथ पर अपने संबोधन में कि कहीं ना कहीं आज योग अपना जो स्थान है वो विश्व में कहीं खोता जा रहा है और अब हमें इसे अपने आचरण में लाने की जरूरत है। डॉक्टर सचदेवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये धीरे धीरे करके पहल हो रही है और वो जो पहल है वो एक बड़ा रूप ले रही है कि जिस तरीके से राजपथ पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया और बहुत बड़ी भीड़, मैंने कहना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और हमने विश्व गिनीज रिकॉर्ड भी बना लिया। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या ये जो एक कोशिश है, ये जो जन आंदोलन है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इसको ऐसे मनाना चाहिए, वो उसके एक और कदम अभी और चलने बाकी है कि बस अब यहीं तक सीमित हो जाएंगे या अभी चुनौतियां ज्यादा होंगी? क्योंकि अब ये एक नए युग का आरंभ हो रहा है।
लोगों ने अभी तो गुड़ चखा है, अभी तो उसके फायदे जब लोगों को मिलने और शुरू होंगे तो ये तो और फैलेगा। अभी तो लोगों ने अब उसको शुरू किया, मान लीजिए कुछ लोगों ने सिर्फ हफ्ता 10 दिन किया आसन, अब 21 जून से लेके और 30 जून तक ही किए, शरीर में इतना फर्क दिखने लगेगा कि लोग अपने आप ही उस रास्ते पे लग जाएंगे। तो ऐसे में ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, न कि सिर्फ लोग इसको फॉलो करेंगे बल्कि अपने मतलब न घर के सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों को भी वो सिखाएंगे ये चीजें आगे कि हमें ये करने से इतने फायदे हुए, तो बच्चों आप लोग इसी उम्र में इसको करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको कोई हेल्थ के इश्यूज आए ही नहीं। और उसके जो मेंटल बेनिफिट्स हैं, माइंड पे जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, वो तो किसी भी एज ग्रुप में कभी भी आप उसका अभ्यास करेंगे वो दिखता ही है। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है, आप भी बहुत आगे जाना है अभी तो, अभी बहुत खूब फैलेगा, खूब फैलेगा। वरिष्ठ पत्रकार जी हेमंत जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस सम्मेलन में, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ था, आज भी हुआ है, कल भी हुआ था, उसमें एक बहुत अहम बात की कि आज से कुछ साल पहले कि आपने कभी नहीं देखा होगा किसी बोर्ड पर कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, लेकिन अब जब कभी आप ऐसा पढ़ा हुआ, ऐसा लिखा हुआ पढ़ते हैं तो स्वतः थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है उस दुकान को लेकर। लेकिन योग को लेकर हम कभी ऐसा दिन ना देखें कि मेरा योग आपसे बेहतर है, क्वालिटी वाइज है, और आपका जो योग है उसका कोई स्तर नहीं। पहले तो मैं इससे पहले बात कहूंगा कि जो बच्चों में अभी तक योग के बारे में उन लोगों को रुचि बनी थी जिनका योग से कहीं परिचय हुआ, पार्क में हुआ, और ज्यादातर लोगों को शरीर में कहीं ना कहीं अस्वस्थता आने पर वो योग की शरण में गए। लेकिन इस योग के कार्यक्रम से जो बच्चों ने कभी योग का नाम नहीं सुना था, योग को एक प्रतिष्ठा का कारण मिल गया, और इसके कारण स्कूलों में, कॉलेजों में अब योग की कक्षाएं होंगी, योग को लोग और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, योग की जो लोकप्रियता है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। इससे हिंदुस्तान में जो बीमारी का खर्चा है वो निश्चित तौर पे कम होगा, और शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता वो देश के अंदर निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जहां तक आपने कहा देश के अंदर और कुछ कार्यक्रम लेने का मामला है, वो कार्यक्रम निश्चित तौर पर इस योग के कार्यक्रम के कारण आगे बढ़ेंगे। नहीं, जैसे उनकी एक चिंता सी थी, एक प्रधानमंत्री जी की एक चिंता थी, और उन्होंने वो अपने संबोधन में कहने में खुद को रोक नहीं पाए कि कभी योग को लेकर ये ऐसा दिन ना आए हमारे बीच कि मेरा योग तुमसे बेहतर है, तुम्हें जानकारी नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा जानकारी है, मैंने इस पर काम किया है। हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है इस चीज के लिए। जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें देखने में आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुरुकुल से पास आउट हो रहे हैं, कुछ है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, कुछ हैं जो बस पार्क में गए, कुजिन सीखा और वो योगा टीचर बन गए। और हिंदुस्तान में ऐसे कुछ एक जगह हैं जहां पे एक महीने के, एक हफ्ते के योगा कोर्सेज चलते हैं। सो हमें उन चीजों को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है ताकि हम क्या क्वालिटी ट्रेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को पता हो और लोग ठीक उम्मीद लगे उनके पास जाए। कोई अगर 6 महीने का डिप्लोमा किया हुआ कोई स्टूडेंट है तो उससे वही उम्मीद रखे जो एक 6 महीने वाले से होनी चाहिए, और किसी ने अगर पीएचडी किया है तो उससे वही उम्मीद रखें जो एक पीएचडी से करनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। आपने मेरा जो अगला सवाल था वो स्वयं ही दे दिया अनिल जी को। अनिल जी, यहाँ पर जो, जैसे हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एक अवस्था है, व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था जब तक इसमें सजग नहीं होगी तब तक शायद इसका असर दिखेगा नहीं रोड पर। नहीं, इसमें देखिए, एक तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हमारे साथी ने कही है बिल्कुल ठीक है, और इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने कदम भी उठाए हैं। एक हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन जो योगा में इसकी एक स्कीम शुरू कर रहे हैं, और एक इसमें हमने टास्क फोर्स भी एक बनाई है मंत्रालय ने, हाई पावर टास्क फोर्स है, जो डॉक्टर HR नागेंद्र हैं जो चांसलर हैं स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी बेंगलोर के, वो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। और उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी एक मुद्दा रखा है कि किस तरह से योगा का एक स्टैंडर्डाइजेशन और उसको एक क्वालिटी के जो मापदंड है वो उसमें हम लोग रखें, एक बेसिक पैरामीटर्स उसमें रखें। क्योंकि योग, देखिए वैसे तो योग है लिमिटलेस, योग के अंदर आप योग अगर आप देखें योग कितनी उसके स्टेप्स हैं, तो एक अभी जो आम आदमी के लिए सामने तो एक सिर्फ आसन वाला योग आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद योगा तो देखिए आसन तक आप सीमित रख, योग में तो आप जाते हैं समाधि तक की, इसकी आखिर वो है, तो समाधि में तो वही लोग जाएंगे जो योग में पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे। मगर जो एक जो शारीरिक लाभ के लिए और एक जो एक जिसे कह सकते हैं आदमी का जनरल एक परसेप्शन है, वो योगासन से आप अपने जैसे कुछ जो बीमारियां हैं, खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनका हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसके लिए आसन काफी प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, डिफरेंट स्कूल्स ने तैयार किए हैं।
तो वो उसके लिए जो है हमारा, मैंने जैसे बताया कि उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया मंत्रालय ने शुरू की है और बहुत जल्दी मैं समझ रहा हूँ कि एक खास करके जैसा इन्होंने बताया कि अलग अलग, जैसे में पीएचडी भी है योगा में और इसमें 3 महीने का कोर्स करने वाले भी हैं। यही हम कहना चाह रहे थे। तो वो 3 महीने का कोर्स करके भी योगा इंस्ट्रक्टर है। ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी जी जी हेमंत जी, कि उसको सीढ़ी नुमा तरीके से बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे रामदेव जी का टीवी पर आता है तो उस समय वो कहते हैं कि मैं टीवी पर केवल उतने ही योग कराता हूं जितने की सामान्य व्यक्ति आसानी से कर सके। वो एक सिद्ध व्यक्ति के लिए और भी बहुत कुछ जानना आवश्यक है। जैसे सांस रोकने का है, सांस रोकने की प्रक्रिया वो नहीं बताते उसमें। कपालभाति में वो केवल सांस एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ से छोड़ने की प्रक्रिया ही केवल बताते हैं। और जो बाकी सिद्ध होंगे, जो उनके आश्रम में जाएंगे, जो लंबी इसमें शिक्षा लेंगे योग में, वो फिर आगे की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और फिर उसके बाद कॉलेज या रिसर्च की शिक्षा होती है, उस तरह कहीं ना कहीं लिए भी उस तरीके से रेखांकित करना पड़ेगा, एक ढांचा बनाना पड़ेगा। डॉक्टर सचदेवा, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि आपने भी ये बात कही कि 6 महीने का कोर्स किया है तो उससे वही उम्मीद की जाए, इसमें जो मुझे लगता है, या मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताएं कि एक चुनौती किस रूप में होगी कि जो योग जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता किस तरीके से मानी जाएगी या आंकी जाएगी? इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो भी योग शिक्षा दे रहे हैं, वो उस चीज के लिए जवाबदार हैं कि वो क्या सिखाते हैं, वो किस गहराई तक जाके एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाते हैं। क्योंकि जितने, मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, इन 3 मुद्दों पे ज्यादा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि आज जितने भी लोग योग की कक्षाओं में आते हैं सभी किसी न किसी हेल्थ रीजन से आ रहे हैं। स्पिरिचुअल गेन्स के लिए कम लोग आते हैं, हेल्थ गेन्स के लिए ज्यादा लोग आते हैं जी। और योगा टीचर्स जितने भी पास आउट होते हैं सभी कॉलेजेस से, सबकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी 3 सब्जेक्ट है। इनकी एजुकेशन अलग अलग है। कहीं पे सिर्फ बोन्स के नाम बता के छोड़ दिया जाता है, कहीं पे बोन्स के लैंडमार्क्स भी बताए जाते हैं और उनके ऊपर अटैच्ड मसल्स और उनके एक्शंस भी बताए जाते हैं। सो कहने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, उसकी डिटेल्स हमारे मंत्रालय से किसी तरीके से ऐसे तय करके दी जाए कि ये आपको पढ़ाना ही है, आपको ये 70 मसल्स बच्चों को याद करवानी है, ताकि जब वो व्यक्ति हाथ ऊपर उठा रहा है तो कौन सी मसल्स काम कर रही हैं, जब वो टांग घुमा रहा है तो कौन से जॉइंट से मूवमेंट है, ये लोग वो समझ सके, ताकि हेल्थ से जुड़ा हुआ जो इश्यू है योग में वो हम लोग वहां पे एड्रेस कर पाएंगे। और इसकी जिम्मेवारी इंस्टीट्यूट्स की है। और मुझे लगता है इसके लिए मंत्रालय को एक बहुत ही सही तरीके से लोगों के बीच में जो जानकार हैं उनके बीच, या उनकी एक कमेटी बना के या उनका एक पैनल बना के ही रेखांकित करना पड़ेगा कि कहां पर किस किस तरीके की चीजों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, या सही चीज। हाँ, ऐड करना चाहूंगा जी। योग एक साधना है, पर्सनल चीज है योग, हम उसे स्टैंडर्डाइज करने की बात कर रहे हैं, एक चीज ये। और उसके अंदर आप, योग एक फिलॉसफी है, वो एक विचारधारा है, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन। डॉक्टर सचदेवा, मैं चाहूंगी इस पर आप विस्तार से बताएं, क्योंकि इस पर हम शरीर से अब ऊपर उठ के थोड़ा भावनात्मक तौर पे भी जाना जरूरी है कि सिर्फ योग का जो प्रभाव है या वो सिर्फ शारीरिक तौर तक ही सीमित नहीं है, उसका मानसिक और आपके मन से, दिमाग से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। कहीं मत जाइएगा लोकमंच में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो आपके भी सवाल लेंगे और योग को और बारीकी और महीनता से जो भी बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आज देख रहे हैं लोकमंच पे आप हमारा खास कार्यक्रम विश्व योग सम्मेलन। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती होगी और इसको रेखांकित कैसे किया जाएगा और इसमें गुणवत्ता का कैसे ध्यान रखना इनके लिए चुनौती होगी हमारे व्यवस्था को लेकर। देखिए, जब भी कोई व्यवस्था विस्तार पाती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। अब उन चुनौतियों का समाधान भी उसी विस्तार से, उसी प्रक्रिया से आगे जन्म लेता है। इसलिए अभी तो विस्तार आया है, तो विस्तार होने से फिर उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं चलेंगी। अब जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, आयुष मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके आधार पर कुछ ना कुछ बनेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें 2 तरह के लोग हैं।
एक जो शिक्षक बनेंगे, जो इसमें रिसर्च करेंगे, जो इसमें और गूढ़ स्तर तक या अंदर तक इस सारे मामले में जाएंगे। लेकिन ज्यादातर समाज को केवल मिठाई खाने से मतलब है, मिठाई कैसे बनती है इससे उसे मतलब नहीं। तो इसलिए मिठाई खाने वाले तो ज्यादा जनता होगी जिसको इसका उपभोग करना है कि मुझे क्या अस्वस्थता है, मेरे मन में क्या अशांति है और उसका समाधान मैं कैसे करूं। बाकी लोग जो इस समाधान को मुझे देने वाले हैं उनको चिंतन करना है कि उसके लिए कैसे कैसे वो रिसर्च करें, कैसी कैसी प्रक्रिया करके देखें और उनके क्या क्या फल होते हैं ये आम जनता को समझाएं। जी। अनिल जी, जिस तरीके से हेमंत जी ने भी ये बात रखी कि ये थोड़ा सा चुनौती वाला होगा कि किस तरीके से रेखांकित किया, इसमें एक और भी चीज़ है कि क्या सिलेबस को बनाने की ज़रूरत है और फिर उसमें भी होगा कि कौन सी क्लास से लेकर किस क्लास तक आप कौन से योग को निर्धारित करेंगे कि उन्हें स्कूल में कराया जाए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसमें वैज्ञानिक परिवर्तन करना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक तो योग के जो सिलेबस की जो बात है, जैसे मैंने बताया, और मैं माफ़ी चाहूँगी और दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हम तक अपने सवाल पहुँचा सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर और अपने जो भी मन में सवाल उठ रहे हैं योग से संबंधित आप हम तक पहुँचा सकते हैं। जी। जो योग की जो स्टैंडर्डाइजेशन की जैसे मैंने बात कही, तो उसमें निश्चित रूप से ये बातें आएगी भी इसमें सिलेबस किस तरह का प्राइमरी लेवल पे अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है जी। और उसी हिसाब से उनका आगे जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे वो काम कर पाएंगे, क्योंकि एक डिग्री होल्डर है वो उसका रोल अलग रहेगा, एक डिप्लोमा होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर में कैन ओनली से सिर्फ आसन तक ही लोगों को जैसे जाके आसन के बारे में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में जाके वो योगा की ट्रेनिंग दे। इसके बाद अगर आपको PhD है योगा में, तो उसका काम ये होगा कि योगा की जो आगे लोग सीख रहे हैं उनको आगे आगे अगर शोध करना चाहे, शोध भी करना चाहे और आगे वो जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करना। तो क्या इसकी शुरुआत हो रही है या इसके लिए भी मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक स्कीम जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से के साथ मिलकर एक स्टैंडर्डाइजेशन की हमने इसका शुरुआत की है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर नागेंद्र की जो कमेटी बनाई हमने, वो इस बारे में विस्तार से इसका विचार कर रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है इस आपका योगा में काफी एक अच्छा रूप ले लेगा। मुझे मेरा एक छोटा सवाल है सर। जी सर। अब यूनिवर्सिटीज आने लगी हैं पिछले 4 साल से 5 साल से, डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं, PhD कोर्सेज आ गए हैं, पर योग टीचर्स तो पिछले 25 साल 30 साल से हैं हमारे पास में और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर्स हैं, बहुत बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, जिंदगी के कई साल लगाए हैं, अपना पूरा जीवन ही योग को दे दिया है। उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे उसको भी आयुष मंत्रालय जरूर मद्देनजर रखे, क्योंकि 25-25 साल के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, डिग्री नहीं है पर जानकारी योग के विषय में बहुत अच्छी रखते हैं और कुछ एक योग के विषय ऐसे हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से सचदेवा जी ने भी ये जो बिंदु उठाया कि वो जो लोग हैं जिन्होंने काफी रिसर्च की है, जाने शोध किया है काफी प्राणायाम में या योग में या योग के भी कई अलग अलग प्रकार के योग में, तो आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए भी एक अलग से ही एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि उनको किस स्तर पे रखा जाए या उनका क्या पद होगा या क्या होगा? निश्चित तौर पर आमतौर पर जिस भी समाज में या जिस भी इस तरह के वर्ग में इस तरह के कामों का विस्तार होता है, अब मैं पत्रकारिता को देखता हूँ, पत्रकारिता में लोग पढ़कर आते थे, लेकिन जिस समय हमने पत्रकारिता में प्रवेश किया उस समय किसी स्कूल या कॉलेज से पाठ्यक्रम करके आने वाले को हमारे अखबार में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, उसकी जगह जो काम करने की क्षमता रखता था उसको प्राथमिकता दी जाती थी। धीरे धीरे जो पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले संस्थान हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उनमें प्रैक्टिकल काम करने का ज़्यादा मेहनत कराई गई और अब आमतौर पर उन छात्रों को लिया जाता है जो किसी संस्थान से पाठ्यक्रम पढ़कर आते हैं। तो इस तरह की ही सीधी प्रक्रिया होगी। जो अभी तक जो ज्ञानी लोग हैं जो इसको करते हैं उनके पास डिग्री है या नहीं है, उनका उपयोग किया जा सकता है और बाद में उनके माध्यम से नए संस्थान चलाकर और जो वास्तव में काम को जानते हैं, केवल थ्योरेटिकल मौखिक तौर से जी विषय को जानते हैं, उनको उनके स्थान पर जो वास्तव में चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं,
असली बात क्या है कि योग से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मेरा शरीर ठीक हो, मेरा मन ठीक हो। जो आदमी इस काम को कर पाएगा, लोग उसी के पीछे चलेंगे। जी, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जलपाईगुड़ी से। हम चाहते हैं कि आप जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं योग से संबंधित आप पूछ सकते हैं। सुनील कुमार हैं जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सुनील जी पूछिए अपना सवाल। मैं जितने मानव आप बैठे हैं, मैं मानवों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ जी, उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ जी। प्रणाम प्रणाम जी जी, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि योग से पहले की भी एक वस्तु है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो कुछ संस्कार कराए जाते हैं, जैसे पुष्पन संस्कार, ताकि एक बच्चा बहुत ही अच्छा हो स्वस्थ रूप से और मानसिक रूप से। जहाँ तक मुझे पता चला है कि महात्मा बुद्ध भी एक स्पेशल चाइल्ड थे जो इस तरह से उनको तैयार किया गया था माँ के गर्भ से। मैंने भी अपने बच्चे का पुष्पन संस्कार कराया था और वो बच्चा काफी पढ़ने में तेज है, मेरा लड़का। अभी वो पटना में पढ़ रहा है, क्लास में अच्छा करता रहा हमेशा, उसका मानसिक स्थिति अच्छा था। तो क्या इस पर कुछ किया जा सकता है? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। डॉक्टर सचदेवा उसका जवाब अगर देना चाहें तो। इन्होंने नींव से ही बात उठाई है जी। बहुत बढ़िया सवाल है। गर्भ संस्कार हम इसे कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है उसी वक्त जो भी शुक्राणु मिलते हैं, उस वक्त जो उनकी प्रकृति होती है वही उनका सारा जीवन रहने वाली उनकी प्रकृति बनती है। उनकी बेसिक नेचर उस दिन तय हो जाती है। जिस मात्रा में पंच महाभूत उस दिन मिले, जिस मात्रा में त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ उस दिन मिले, उस मात्रा में वो सारी जीवन रहने वाले हैं। हम सिर्फ उनको कुछ हद तक आगे पीछे बदल सकते हैं जी। तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेवारी है कि वो लोग योग साधक हों, ताकि उनके अंदर के सेल्स जो है वो इस तरीके के बने कि नई उत्पत्ति जो होनी है, संतति उत्पत्ति जो है वो इतनी क्वालिटी की हो कि उसमें ऑलरेडी जो वो कह रहे हैं कि बुद्धि बहुत तेज है उसकी, बहुत अच्छा याद करता है, वो स्किल्स अपने आप आए। और उसके अलावा अब जब गर्भ में बच्चे ने जन्म ले लिया है, गर्भ में उस वक्त कुछ संस्कार किए जाते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ पे पुराने संस्कारों का एक ट्रेडिशन रहा है हमेशा से। माँ को कुछ एक खास तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। उसमें योग प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाता है, वो एक खास तरीका है उसका। योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है योग का जिसपे हम काम करते हैं। और साथ ही साथ योग के जो आसन है वो सिर्फ फिजिकली काम नहीं करते, वो मेंटल लेवल पे जाके, इमोशनल लेवल पे जाके उस बेबी तक पहुंचते हैं। वही मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि एजुकेशन को हम ऑब्जेक्टिवली एक स्तर तक तो बच्चों को पढ़ा देंगे कि जी ये बोन्स है, मसल्स है, ये आसन है, ये प्राणायाम है, पर उसकी जो अपनी साधना है, जो उसकी अपनी मेंटल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो डिटरमिन कैसे होगी। तो वही चीज अब यहाँ आती है। और उसके लिए अनुभव बहुत बड़ा, बिल्कुल, योग एक अनुभूति जन्य शास्त्र है, बहुत बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सही गुरु अगर मिलेगा तभी वो आपको सही ज्ञान दे सकता है। बिल्कुल। तो गर्भ संस्कार अगर हम बच्चे के कर देते हैं तो जो ये बात कह रहे हैं हम उसमें कहीं आगे ले जा सकते हैं बच्चे को। सुपर बेबीज की जो बात आजकल आ रही है, हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं योग के जरिए। हेमंत जी जो इन्होंने बात की सुपर बेबी तक, वो मुझे योग जो है वो सीमाओं से परे है, हम ये भी कह सकते हैं आज के समय में। ये जो सवाल इन्होंने जलपाईगुड़ी से जिन्होंने सुनील जी ने पूछा, ये अभी हम कह रहे थे कि जागरूकता की कमी। अब ये सवाल सुनने के बाद तो मैं नहीं कहूंगी कि जागरूकता की कमी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सही जानकारी भी लोगों तक पहुंचे कि सवाल कैसे हों, ये बहुत मायने रखता है। तभी आप उत्तर तक पहुंचने की आपके मन में ललक होगी। निश्चित तौर पर जितने भी हम लोग इस तरह का जो मामला है वो अभी सामने नहीं आया है। हम लोग जो 1000 साल तक गुलामी के दौरान रहे, उससे पहले हिंदुस्तान का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, वैचारिक सोच बहुत समृद्ध रही है, लेकिन उसके बारे में इस गुलामी के दौर के कारण हम में एक हीनता की भावना आ गई। अपनी जो भी चीज थी उसके प्रति गौरव का जो गौरव महसूस करना, वो उसकी हम में कमी हो गई। और इस कमी के कारण हमने उन सब चीजों को छोड़ दिया। और जो लोग आज से 1000 साल पहले जंगली की स्थिति में थे, उनकी बहुत सारी चीजों को हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की जी। तो योग भी उसमें से एक है कि जिसको हम धीरे धीरे अब सामने लेकर आए हैं, विश्व के सामने रखा है, और सारे विश्व ने उसको अप्रिशिएट किया है, उसकी प्रशंसा की है और उसको अपनाया है। तो इस तरह ही ये जो चीजें हैं
जो हमारे प्राचीन काल की हैं उनको हम जब सामने लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ समाज को होगा और समाज आगे की तरफ शांति के साथ विश्व रह पाएगा। जी, जलपाईगुड़ी के बाद कोलकाता से हमारे एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी, स्वागत है अभी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार। वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरा प्रणाम। जी, मैं कोलकाता से हूँ। जी, तो मैं अभी 12वीं क्लास में हूँ। जी, तो मेरा सवाल ये था कि मुझे लंबे समय तक पढ़ने में मेरा कंसंट्रेशन बनाए नहीं रहता है, तो यही मेरा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं योग स्टार्ट किया था। तो पिछले 12 दिन से मैं योग प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगातार अपने फुल पोटेंशियल पर, लेकिन मुझे उसका जो है कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिल रहा है वैसे। तो अभी जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक सिलेबस होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सिलेबस होना चाहिए योग के लिए, तो ऐसे भी हम लोगों को भी क्या ऐसे स्पेसिफिक सिलेबस फॉलो करके ही योग करना है? जी, जी, जी। और अगर ऐसे ही स्पेसिफिक सिलेबस फॉलो करके योग करना है तो वो सिलेबस क्या होगा, या फिर किस आधार पर हम लोग ये योग करें, इस रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस सवाल के लिए। और ये सवाल मैं सीधे डॉक्टर सचदेवा हैं हमारे साथ, योग चिकित्सा गुरु, उनसे ही पूछना चाहूंगी। इन्होंने भी यही कहा कि अगर मैं एकाग्रता के लिए कोई आसन कर रहा हूं और उसका लाभ मुझे कई दिनों तक नहीं मिल रहा है या कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो क्या वो मैं आसन गलत कर रहा हूं, मैंने एकाग्रता के लिए गलत आसन चुना है, या फिर इसके लिए एकाग्रता के लिए मुझे कुछ और आसन की जरूरत है क्योंकि लाभ नहीं मिल रहा है? जी, पहली बात उन्होंने बोली कि उन्होंने बस अभी 10 दिन ही हुए हैं, 10-12 दिन हुए हैं उसका अभ्यास करते हुए। सबसे पहली चीज ये, योग कोई सॉर्बिट्रेट की गोली नहीं है कि जुबान के नीचे रखी और एकदम से काम करे। हालांकि कुछ एक चीजों में इंस्टेंट काम करता है योग, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे डिमांड और सप्लाई है, वैसा ही यह मैटर है कि कितनी उनको कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो कितने स्ट्रेस में है, कितनी परेशानी में है, उसके बदले में क्या वो 5 मिनट योग कर रहे हैं या 1 घंटे का योगा सेशन कर रहे हैं। पहला सवाल है। दूसरी बात, जो उन्होंने सीखा क्या उन्होंने ठीक सीखा और अब वो उसकी क्या ठीक प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे सवाल उस चीज में है, परंतु योग से रिजल्ट आना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रैक्टिस को बढ़ाइए। हाँ, धैर्य रखना जरूरी है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घकाल निरंतर अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्या डॉक्टर सचदेवा, क्या कोई ऐसी एक सीमा भी है, कोई समय अवधि है कि इस समय के बाद या इसके उपरांत आपको धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, या एक कोई टाइम हम अगर मान के चलें कि अगर 10 दिन, 1 महीने या 6 महीने या 3 महीने हम करते हैं तो शायद धीरे धीरे करके परिवर्तन महसूस? ये सवाल हमसे हमारे सेंटर पे आने वाला हर पेशेंट पूछता है, क्योंकि ये जिज्ञासा बहुत होगी। घुटने का दर्द कितने दिन में ठीक होगा और गर्दन का दर्द कितने दिन में ठीक होगा। ये इस तरीके के सवाल काफी आते होंगे। हर कोई पूछता है, हर कोई पूछता है। हर किसी की बॉडी एक अलग मतलब हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की बॉडी के रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। आप एक ही चीज 2 लोगों को करवाते हैं, एक की बॉडी फटाफट रिस्पॉन्ड करती है, दूसरे की समय लगाती है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपको 2 लोगों को कमर का दर्द है, एक सारा दिन बैठे रहने का काम करता है, एक सारा दिन बाइक चलाने का काम करते हैं। दोनों की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। सेम एकाग्रता के बारे में है कि इनके केस में कितनी चीजें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर वो चीजें ही इनके आसपास सारा टाइम बनी रहती हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं तो आप ये मान लीजिए कि इनका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत ज्यादा हॉर्न सुनाई देता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे घर होते हैं बहुत बार उनके पास आसपास, तो लगातार अगर हॉर्न की आवाज उनको पड़ती रहती है और वो कहते हैं मेरे को आवाज नहीं सुननी, मेरे को तो अपनी किताब पे ध्यान लगाना है, कम से कम 2 से 3 महीने का इनको अभ्यास करने की जरूरत है पूरी तरह से एकाग्र होने के लिए। हाँ, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या वो जो आसन है या वो जो विधि है या जो वो विधा है, क्या उसको सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं? वो बिल्कुल है, मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने जो सीखा होगा वो ठीक है, तो उसके बाद 2 से 3 महीने का समय इनको देना होगा। कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, अगर चौराहे पे इनका घर है और लगातार हॉर्न बजते हैं वहां पे, तो उनको 2 से 3 महीने का नियमित अभ्यास करना होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ ना मिले, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ये जानने और समझने की जरूरत है, देखने की कि आप जो योग कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या किसी गुरु के सानिध्य में या उनके सामने योग कर रहे हैं। फिलहाल लोकमंच में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ लोकमंच में बाकी है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच और आज लोकमंच में बात हो रही है बेहद अहम विषय पर, बात हो रही है विश्व योग सम्मेलन पर। डॉक्टर सचदेवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो इतना भव्य आयोजन किया गया राजपथ पर, और स्वाभाविक है कि अच्छा खासा पैसा भी लगा होगा, और एक साथ 33 मिनट तक या 35 मिनट तक 21 योग किया, 21 आसन किए वहाँ की बैठी जनता ने। आपको ऐसा लगता है कि अगर योग का इतने बड़े पैमाने पर अगर विस्तार और प्रसार होगा तो शायद हमारे स्वास्थ्य विभाग का बहुत सारा खर्चा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा? इस पे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ होगा, मैं मान के चलता हूँ। कंपेयर्ड टू जो आप एंटी टोबैको एड्स निकालते हैं, उन पे जो खर्चा होता है वो कई 100 करोड़ रुपए का है, जबकि इस आयोजन पे बहुत छोटा सा खर्चा हुआ होगा उसके मुकाबले। और इस तरह के हेल्थ को प्रमोट करने वाले इवेंट्स, हेल्थ का कल्चर हिंदुस्तान में प्रमोट करने वाले इवेंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना मेडिकल बिल लोगों का कम होते जाएगा जी। और ये चीज तो हमारे को सर बता सकते हैं कि हमारा कितना हेल्थ का बचाव होने वाला, कितना खर्चे का सेविंग होने वाली है अब तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जानकारी देना चाहूंगी कि WHO के अनुसार जो लाइफस्टाइल से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें 2015 तक, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 अरब 37 करोड़ रुपए तक हम खर्च कर चुके होंगे। हेमंत जी, ये जो रिपोर्ट है काफी कुछ चौंका देती है कि अच्छा खासा बजट लगता है। निश्चित तौर पर हम लोगों को समाज की व्यवस्था को बदलना होता है। चीन एक समय था जिस समय अफीमचियों का देश कहलाता था, और उसके कारण वहाँ का विकास, वहाँ की गरीबी बहुत व्यापक स्तर पर फैली हुई थी। लेकिन वहाँ के शासकों ने उसको बदला, वहाँ पर अफीम के प्रयोग पर रोक लगाई और वहाँ की जनता को उस अफीम से दूर रखा। उसी ढंग से भारत में जो गरीबी है, भारत में जो अव्यवस्था है, भारत में जो बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमने एक सकारात्मक चीज ली है जिसे योग का नाम दिया जा रहा है। और योग के आधार पर एक तो हमारा मेडिकल का बिल बहुत कम होगा, और उसके कारण दूसरी जो हमारी जो नई पीढ़ी उगेगी, नई पीढ़ी जो आगे विज्ञान में काम करेगी, जो और विषयों पर काम करेगी, उसका स्तर बाकी समाज के स्तर से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। और इसके कारण योग पर होने वाले खर्च के मुकाबले उसके जो लाभ हैं वो बहुत ज्यादा, कई गुना उससे ज्यादा लाभ उससे होंगे। और इसके लाभ सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। ईमानदारी एक छोटी सी चीज है, योग करने से सात्विकता आती है, आपका दिमाग बैलेंस रहता है, आपके आचरण पे भी योग का असर पड़ता है। बिल्कुल, आपका आचरण अगर ठीक हो गया, आपको सात्विकता आ गई, आपको संतुष्टि महसूस होगी, तो भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा। तो योग को इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट सिर्फ हेल्थ तक नहीं है, करप्शन भी कम होगा, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा उससे। जी। आपकी अगर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा उससे। अगर लोगों की स्किल डेवलप होगी तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होगा हमारे पास में। सो योग का बेनिफिट सिर्फ हेल्थ तक ना देखें, हम लोग उसको जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। अनिल जी, आप संयुक्त सचिव हैं आयुष मंत्रालय से, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अब जवाबदेही बनती भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में कहा है। आपको क्या लगता है कि आयुष मंत्रालय किस तरीके से अब कोशिशें कर रहा है जागरूकता को लेकर, क्योंकि जागरूकता एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका होगी? देखिए, जो मैंने जैसा बताया कि आयुष मंत्रालय की जो जिम्मेदारियों में से एक ये भी है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करें। और ऑलरेडी हम पिछले जब ये जैसे आपका 1995 में इसका अलग से विभाग के रूप में गठन हुआ था, और 2003 में इसको आयुष मंत्रालय का नाम दिया गया, और अभी 2014 आयुष विभाग का, और अभी 2014 नवंबर में इसको एक आयुष मंत्रालय अलग से इसका गठन किया गया है। इसकी तो प्रचार प्रसार तो हम लोग कर रहे हैं। इनका हम लोग जैसे नेशनल आरोग्य करते हैं हर स्टेट में, लगातार साल में 1-2 बार 3-4 बार, और इसके अलावा पब्लिसिटी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मदद ले रहे हैं। मगर जो योग को पर्टिकुलरली जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद जो इसकी विशालता और जो इसका व्यापकता इसकी जो बनी है, वो डेफिनेटली वो अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा आपने देखा आज पूरे विश्व में की रिपोर्ट्स आई हैं, आज कल सब लोगों ने जो मनाया है 21 जून को, तो आप न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है, इवन हमारे जो मतलब थल में, जल में और वायु में, तीनों में योग मनाया गया है।
और करोड़ों लोग जो योग से जुड़े हैं, इसमें सेना कोई के शक नहीं तीनों अंग ने मिलकर करोड़ों लोग जो है बनाया। योग से जी। जुड़े हैं, और वो जो लोग जुड़े हैं योग से, जैसा डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि 100% है कि उनको जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा उनके व्यवहार में, उनके जो संपूर्ण शरीर पर उसका जी, प्रभाव असर पड़ता है, पड़ेगा, और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उससे एक हमारे पूरे दर्शक समाज और को, उससे पूरे देश को, जो उससे पूरे अपना विश्व को उसको फायदा होने जी वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अपना सवाल रखना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। बालकृष्ण जी, अपना सवाल पूछिए। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर सचदेवा, जैसे सर ने भी बताया कि जागरूकता की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि लोगों तक पहुंचे। माता पिता अगर चाहते हैं कि उनके स्कूल में अगर नहीं हो रहा है योगा, या जो जैसे पीटी जैसे होता है ना, पीटी या व्यायाम जो भी चीज़ें हैं, तो क्या इसके भी अलग अलग चीज़ें हैं? ठीक है, जैसे हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आसन, कसरत और प्राणायाम या और विधाएं जो जैसे पीटी हैं, या एक्सरसाइज कर लिया या वॉक कर लिया, ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इनका तीनों से एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है? जी, जहाँ तक हम व्यायाम की बात करें, हम बॉडी सबको की योगा में फिटनेस ना की बात देखें, करें, हम सबको योगा में ना देखें। दो चीजें हैं। एक तो ये कि व्यायाम है कि हम पीटी कर रहे हैं, हम फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो पीटी रह गई आपकी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग। उसका नाम ही फिजिकल ट्रेनिंग है, उसका नाम मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं है। और योग शब्द का ही मतलब है शरीर, मन और आत्मा को ही योग कहते हैं। तो योग जब आप करते हैं तो उसमें पीटी तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, आपका मन और आत्मा तक का रिश्ता जो है वो बंधने लगता है। तो बच्चों को गुस्सा कम आता है, इरिटेशन कम होती है, उनकी कंसंट्रेशन बेटर होती है, जिद कम करने लगेंगे जिद कि नहीं कम करने करेंगे? लगेंगे, ये बताइए, और वो सबसे पहले रैशनल हो माता जाएंगे पिता अपनी ये बातों जरूर पे। जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अपने करियर डिसीजंस ले सकेंगे ठीक तरीके से। सो बच्चों के केस में योग को इंट्रोड्यूस करना पीटी को इंट्रोड्यूस करने के मुकाबले फार बेटर है। उनकी हाइट ज्यादा अच्छी खिंचेगी, हर किसी को चाहिए ये बात। बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, आसन करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात होती है पोषण को लेकर, बिल्कुल, खान पान को लेकर कि अब हम लोग एक खाना बड़ी नहीं। इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं आसन करने। अब सारे एशियन रीजन में विटामिन डी कम है, सभी एशियंस में कम है। जो लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनको कम इफेक्ट करती है, हालांकि कम लेवल लो है, उसके बावजूद बॉडी उस पूरे विटामिन डी को पूरी तरह से कंज्यूम कर पा रही होती है। सो जो कुपोषण की वजह से बच्चों में आने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, मान लीजिए पोषण नहीं मिल पा रहा, तो जो प्रेजेंट पोषण है उनके शरीर में वही ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। सो आसनों का अभ्यास करने से हमारे कितने देश का बेनिफिट्स भविष्य हैं, बहुत बेहतर होगा। आप उसकी लिस्ट बनाएंगे तो कागज कम पड़ जाएंगे यहाँ पे। जी हेमंत जी, क्या वाकई इसको अगर एक लाइन में हम पिरोना चाहें, जैसा कहना चाहेंगे कि सार निकालना चाहें, तो अगर जैसा कि बच्चों के बारे में इन्होंने कहा सर ने, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर योग को बहुत ध्यान से लिया जाए या उसके प्रति सजगता दिखाई जाए, माता पिता अपनी दृष्टि से देखें, तो हमारे जो देश का भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा फलेगा फूलेगा या स्वस्थ होगा। ये तो है ही है। मैं पीछे अमृतसर में एक सेमिनार में गया था, वहां बताया गया कि पंजाब के अंदर जो बच्चे गर्भ में नवंबर में या मार्च में आते हैं, उनमें पागलपन का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। बाद में इसकी खोज हुई तो पता चला कि जो वहां पर नई फसल आती है और उस नई फसल को सीधा ग्रहण करते हैं भोजन के तौर पर, उनके बच्चों में ज्यादा इसका असर आ रहा है। और वो कारण के पीछे और खोज की गई तो पता चला कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स अनाज से जो तत्काल खेत से उठाकर उसका उपभोग किया गया है, तो उसके कारण बच्चों के दिमाग तक उसका असर जाता है। अब इन सब बातों को, पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बगैर सोच समझ के कर रहे हैं, और इस तरह के जो काम हम जब करते हैं तो उसके फल केवल हमारे बच्चों तक नहीं, पूरी नई पीढ़ी तक जाते हैं। और इसके विपरीत हम योग को करते हैं तो योग से हम अपने बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कर पाएंगे, और उनके विकास से देश के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन सब चीजों के विकास को हम आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह की सारी स्थिति पैदा हो सकती है। अनिल जी, आपको भी लगता है कि वाकई संभावनाओं को संभव बनाना ही योग है? जी बिल्कुल, ये जो नारा दिया गया, लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, तो ये जो हमारी एक कमेटी मंत्रालय ने गठित की थी, जिसके डॉक्टर HR नागेंद्रा चेयरमैन थे, और सारे इसमें एक्सपर्ट्स थे योगा इंस्टीट्यूशंस के, वो मेंबर भी थे। उसमें काफ़ी चर्चा करके
हम लोगों ने जितना भी हमारी मीडिया प्लान था इस इंटरनेशनल योगा डे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, काफी इस पे चर्चा करके ही जो इसके फाइनलाइज किया गया कि इसको एक योग को जैसे सिर्फ स्वास्थ्य तक ही ना सीमित रखा जाए जी। और ये एक जैसे अभी आपने देखा एक टैगलाइन आई जो है कि लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, तो वो उसमें सभी चीजें कवर होती हैं। उसमें सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, आपका इसके अलावा आपका पूरा व्यक्तित्व जो है उसमें उसको आप विकास कर सकते हैं, आपके व्यवहार को, और आप देश के लिए एक एसेट के रूप में आप पूरी तरह से अपने आप को। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा सर जी। अमेरिका का जो डिफेंस सेटअप है उसमें वो लोग कैसे योग का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई साल से कर रहे हैं। ये तो वो चीजें हैं जो कुछ चैनल्स ने अब दिखा दी हैं, तो दिखा दिया तो मतलब कब से चल रही होंगी। भारत के बाद अमेरिका में 10% से ज्यादा वयस्क जो है वो योग करते हैं। लगभग 20 मिलियन लोग वहां पर योग करते हैं। एक कमरे में टेररिस्ट है, दूसरे कमरे में हॉस्टेज है। एक बिल्डिंग है कहीं किसी जगह पे, कौन से कमरे में टेररिस्ट है, कौन से कमरे में हॉस्टेज है और कितने टेररिस्ट हैं, ये ध्यान लगा के योगी पेंटागन में बैठ के बता रहे हैं कि जी उस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे इतने टेररिस्ट बैठे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि ऑलरेडी लीक नहीं बता दी गई हैं, ऑफिशियली बाहर आ चुकी हैं कि योग का कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है ध्यान में। आप ध्यान लगाइए, आप ये चेक करिए कौन सी चीज कहां पे, और वो उसको डिफेंस में यूज कर रहे हैं। एक और है टेलीपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं, योग की एक सिद्धि हम लोग इसे मानते हैं। बहुत एडवांस योगियों के पास ये चीजें होती हैं, एक जगह से गायब हुए दूसरी जगह प्रकट हुए। सुनने में जैसी ये फैंसी चीज लगती है, ये उतनी फैंसी अब रही नहीं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन को लेबोरेटरी में कर लिया है वेस्ट ने, लेबोरेटरी में कर लिया है। तो हम लोग इसकी ताकत को पहचाने और उसको डिफेंस में सिर्फ फिजिकल लेवल पे यूज ना करते हुए उसके जो दूरगामी हम परिणाम ले सकते हैं, हम वहां तक जाने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमारे योगी हैं वो तो हमारे पास जितने हैं उतने तो दुनिया भर में मिला के नहीं होंगे। जी बिल्कुल सही, और इसीलिए हमारे जवान भी पीछे नहीं रहे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 18,800 फुट ऊंचाई पे जो स्थित सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर भी सैनिकों ने योग किया इस बार। और यहाँ पे स्पाइस जेट में तो पहली बार ऐसा हुआ कि विमान में योग कराया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ। हेमंत जी, अब मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि 177 देशों में से 47 अरब देशों ने इस पर इसका समर्थन किया, इस पर मोहर लगाई, इस्लामिक देशों ने। तो ये एक मैसेज जा रहा है, ये एक संदेश भी जा रहा है कि जो योग है वो किसी धर्म के लिए नहीं है विशेष तौर से, या किसी एक धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं है। ये एक सद्भावना भरा माहौल है जो चारों तरफ फैलना चाहिए। ये तो बात है ही है कि योग का संबंध किसी रिलीजन के साथ नहीं है। हम लोग उसमें धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पंथ का इस्तेमाल होना चाहिए, जो रिलीजन जिसका अर्थ होता है। तो किसी रिलीजन के अंदर उसकी पूजा पाठ की पद्धति आती है, लेकिन जीवन का रहन सहन कैसे हो ये उसके सामाजिक और बाकी जो परिस्थिति होती हैं उसके आधार पर होता है। अब मैं बिश्नोई समुदाय से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ व्यक्तियों को मृत्यु के बाद गाड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान से बिश्नोई पंथ शुरू हुआ। ठीक है, वो आपकी बात सही है। अलग अलग मान्यताएं मान्यताएं हैं, अलग अलग परिवेश है, लेकिन अगर हम योग की बात करें तो सबके लिए यहाँ पर एक ही आवाज आती है कि अगर आपको अपने आप को स्वस्थ करना है, निरोग बनाना है या एक अच्छा नागरिक बनना है तो आपको योग अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहमानों का भी और दर्शकों का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी अपना वक्त देने के लिए इस कार्यक्रम में। फिलहाल लोकमंच में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।